ऑटोमेटिक गाड़ी लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑटोमेटिक गाड़ी किन लोगों को खरीदनी चाहिए, क्या ऑटोमेटिक के अंदर सीएनजी लगवा सकते हैं, और जब आप सेकंड हैंड ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो उनमें से कौन सा वाला टाइप का ऑटोमेटिक आपको लेना है, ये सब बातें आज हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियाँ कितने तरह की होती हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं AMT, उसके बाद आता है ड्यूअल क्लच, फिर आता है CVT, फिर आता है आपका टॉर्क कन्वर्टर, फिर आता है आपका ECVT, और अब इलेक्ट्रिक मोटर जो आपकी गाड़ियाँ हैं वो भी आपकी ऑटोमेटिक के अंदर है। अब कौन सा टाइप आपके लिए ठीक है, सबसे पहले हम नई गाड़ियों से शुरुआत करते हैं, सेकेंड हैंड में बाद में आएंगे हम। तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक काम कैसे करता है, ऑटोमेटिक है क्या, उसके कितने तरीके में वो काम करता है। तो सबसे पहले आप सबसे पहले जानते होंगे मैनुअल गाड़ी, मतलब जिसके अंदर क्लच होता है, क्लच दबाओ तो क्लच दबेगी और गियर चेंज हो जाएगा। अब इसी के ऊपर जो एक सिस्टम आया वो आया AMT, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या है, क्लच भी है एक, उसको दबाने के लिए अब पैर क्लच नहीं है, कंप्यूटर अपने आप दबाएगा अपनी रेस और स्पीड के हिसाब से। एक ये हो गया। इसी के अंदर अब एक और आ गया है इंटेलिजेंस IVT, तो CVT को बोलते हैं IMT, इंटेलिजेंस मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके अंदर आप देखोगे तो गियर तो होता है 1 2 3 जैसे किया के अंदर आता है गाड़ियों में, लेकिन क्लच नहीं होती है। तो वो भी एक सिस्टम है, उसके अंदर भी एक क्लच होती है। तो अब क्लच तो है AMT के अंदर, लेकिन उस क्लच को दबाने के लिए आपको पैर से नहीं दबाना है, कंप्यूटर अपने आप दबा लेगा। अब दूसरा टाइप जो आता है वो आता है ड्यूअल क्लच। ड्यूअल क्लच के अंदर क्या हो गया, 2 क्लच हो गई, एक क्लच 1 एक क्लच 2, तो दोनों पैरेलली चलती रहती हैं। एक बार एक गियर लगा रहता है, एक गियर एडवांस में लगा रहता है। उसके बाद आता है CVT, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। ये आपकी जैसे स्कूटी जितनी भी होती हैं वो बेल्ट पे चलती हैं, एक तरफ इंजन चल रहा है, एक तरफ गियर बॉक्स है, बेल्ट से कनेक्टेड है। तो बेल्ट से जो भी चलता है वो CVT है। और उसके बाद आता है टॉर्क कन्वर्टर, मतलब उसके अंदर हाइड्रोलिक्स, प्रेशर, ऑयल, उसको चलाते हैं, घुमाते हैं, उसके बाद गियर लगता है, चेंज होता है, वो होता है टॉर्क कन्वर्टर आपका। अब उसके बाद आता है एक ECVT, जो आपका हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर आता है, सबके अंदर। वो आपकी गाड़ियाँ बैटरी पे भी चलती हैं और पेट्रोल पे भी चलती है, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन आता है। और जो लास्ट में है वो आपकी EV है, उसके अंदर मोटर होती है, तो मोटर से वो चलता है। अब कौन सा गियर टाइप आपके लिए बेस्ट है, तो आपको अब अपना यूज़ केस पहचानने होंगे और कौन सा कैसे है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, आप अगर गाड़ी अपनी सिटी में चला रहे हो और आपके पास मैनुअल गाड़ी है, और सिटी के अंदर अगर दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव जैसी जगह में अगर आप हैवी ट्रैफिक में क्लच को दबा रहे हो, तो आपकी क्लच 10-20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद आपकी क्लच बहुत हार्ड हो जाती है और आपको क्लच चेंज करवानी पड़ती है ना। सेम केस आपका AMT के साथ होगा। आप क्लच नहीं दबा रहे हो, आपकी गियर चेंज आपको ट्रैफिक में तो वो गाड़ी कर ही रही है, और जैसे आप चेंज कर रहे हो वैसे ही वो कर रही है, तो उसकी भी क्लच चेंज होगी। तो उसमें भी आपकी नॉर्मल गाड़ी में अगर खर्चा 6-7 हज़ार रुपये आ जाता है, तो उसमें 12-15 हज़ार रुपये आएगा क्लच चेंज करवाने का। ये उसका रिपेयर कॉस्ट हुआ। अब अगली आती है ड्यूअल क्लच। ये थोड़ी जो AMT होती है उससे ज़्यादा थोड़ी रिलायबल होती है, तो इतनी जल्दी इसमें काम आता नहीं है। ये भी क्लच पे ही चल रही है, ये भी ट्रैफिक में अगर चलेगी और बम्पर टू बम्पर में चलेगी तो इसकी भी क्लच लाइफ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भैया अगर आप ट्रैफिक के लिए गाड़ी ले रहे हो तो आप ड्यूअल क्लच की गाड़ी मत लो। आप अगर ड्यूअल क्लच वाली गाड़ी ले रहे हो तो आप हाईवे के लिए लो, जहाँ पे आपको गियर चेंज की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है और क्लच पे गाड़ी ज़्यादा नहीं चलती है, ठीक है। तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। अब जो अगला टाइप आता है वो आता है CVT, जो बेल्ट पे चलती है सिस्टम। यहाँ पर कोई क्लच होती ही नहीं है। इसके अंदर ज़्यादातर या तो फिक्स्ड गियर होता है स्टार्टिंग में, जैसे टोयोटा में आता है एक स्टार्टिंग में एक छोटा गियर होता है फिक्स गियर, उसके बाद वो बेल्ट पे आती है, या फिर होंडा में आता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ, मतलब हाइड्रोलिक्स, उसके बाद आपका CVT। तो ये मिक्स कंडीशन में चलता है और ये सिटी पर्पस के लिए सबसे बेस्ट बताया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई क्लच है ही नहीं। तो क्लच जब बार बार दबेगी नहीं, जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, तो फिर ख़राब ही क्या होगा। तो सिटी पर्पस में अगर आपको चलना है गाड़ी को और आपको एवरेज भी चाहिए, तो ये CVT सबसे अच्छा बताया जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है टॉर्क कन्वर्टर। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, मतलब जितनी भी महंगी गाड़ियाँ आपकी आती हैं, जो भी आपकी लग्जरी सेगमेंट में आती हैं, उनमें ज़्यादातर ये टॉर्क कन्वर्टर ही होता है और ये बहुत ही सॉलिड रिलायबल माना जाता है ये। और लेकिन इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है ये बहुत कम होती है। आप इसको ट्रैफिक पे चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहाड़ों में चलाओ, आप इसको हाईवे पे चलाओ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आपकी ECVT आती है।
ई-CVT को अभी हम हाइब्रिड गाड़ियों को थोड़ा सा इस कैटेगरी से अलग कर लेते हैं और अभी हम नॉर्मल जो हमारे गियर हैं इन्हीं 4 टाइप के बारे में बात करते हैं। अब जो सबसे पहले हमारा AMT था, जो सबसे सस्ती बजट की गाड़ियों में जो आता है, वहाँ पर ये सस्ते में ही क्यों आता है और अगर आप महंगी गाड़ी ले रहे हो तो उसमें आप AMT क्यों ना लो, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बस आपका पर्पस पूरा कर रहा है आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी होने का, ये उससे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आपको नहीं देता है। मतलब अगर AMT आपकी गाड़ी है तो आपको ट्रैफिक के अंदर थोड़ा झटके लगेंगे, आपको गियर शिफ्ट पता चलेगा, ऐसे हल्का हल्का सा आपको फील होगा और वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी, क्योंकि आपने जो ट्रेडिशनल अगर आप ऑटोमेटिक की बात करोगे तो कम से भी कम वो 2 लाख रुपए महंगा आएगा और ये AMT वाला वर्जन 50-60 हज़ार रुपये महंगा आता है। तो इस 50-60 हज़ार रुपये महंगा आने के बाद हर 20-30 हज़ार, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार किलोमीटर पे इस पर कुछ रिपेयर आता रहता है, वो आप करवाते रहो। लेकिन जो पुराने टाइम के AMT थे, जो 2015, 16, 17, 18 तक की जो गाड़ियाँ हैं, उनके जो AMT थे और आज के AMT में बहुत फ़र्क आ गया है। तो उनकी जो पहले की लाइफ थी वो बताते थे सर्विस सेंटर वाले कि भैया 40-50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद इसमें 60-70 हज़ार रुपये लगाने पड़ जाते हैं, इसका कभी कुछ ख़राब हो जाता है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑटोमेटिक एक बढ़िया जो CVT आता है वो 10 लाख रुपये से स्टार्ट होता है। लेकिन आपने 7 लाख रुपये में अगर AMT लिया है तो आपने 3 लाख रुपये बचाए हैं। तो आप जो 3 लाख रुपये आपने बचाए हैं वो आप मान के चलो, अगर आपकी रनिंग ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा है तो आप हर 3 से 4 साल के अंदर 50-60 हज़ार रुपये उस पर खर्च कर दो। तो 3 बार आप उसके लाइफ टाइम में खर्च करोगे तो 1.5 लाख रुपये आपने खर्च किए उसके ऊपर टोटल, और फिर भी आपने एक ऑटोमेटिक का मज़ा ले लिया आपने। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जहां आप गाड़ी 10 लाख की खरीदते वो आप गाड़ी 7 लाख में लेके 1-1.5 लाख रुपए आपने गियर बॉक्स पे लगा दिया। लेकिन फिर आपने 15 साल गाड़ी भी चलाई और फिर आपने उसके सस्ते बजट में AMT का भी मज़ा लिया और उसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। उसके बाद जो सेकंड आता है नंबर, वो आता है ड्यूअल क्लच वाली गाड़ियाँ। जैसे आपकी बहुत सारी गाड़ियाँ Hyundai में खासकर ड्यूअल क्लच में आती हैं। उन गाड़ियों को बोला जाता है कि मैं भी खुद बोलता हूँ कि भैया ट्रैफिक के लिए मत लो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रैफिक में चलेगी नहीं, चलेगी, रोज़ चलेगी, चला लो। होता क्या है, ड्यूअल क्लच का मतलब 2 क्लच हैं तो क्लच घिसेंगी। अब जब घिसेंगी तो भैया उनकी रिपेयर कॉस्ट बहुत महंगी आएगी, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा खासा वो कॉस्टली गियर बॉक्स सिस्टम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप 20 लाख की गाड़ी में ड्यूअल क्लच ले रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, और आप उसको हाईवे पे गाड़ी को फिर आप चलाने के लिए ले रहे हो। फिर आप सिटी में रेंगने के लिए गाड़ी मत लो ड्यूअल क्लच को, क्योंकि फिर उसमें 20, 30, 40, 50 हज़ार के बाद जब उसमें खर्चा आएगा तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए वो गाड़ी ठीक नहीं है। 10 लाख के जो बजट में जो गाड़ी आती है उसमें अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आपको मिलेगा CVT और सबसे पहले मिलेगा AMT। तो CVT की अब क्या खासियत है कि CVT जो गियर बॉक्स है वो शहरों के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। शहरों के अंदर आप उसको चलाओगे तो आपको एवरेज भी अच्छा मिल जाएगा उसके अंदर, और आपको स्मूथ, बहुत ही बटर स्मूथ आपको मिलेगा। लेकिन आप उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब CVT एक बेल्ट पे चलता है। जब आप रेस दोगे तो कंप्यूटर गाड़ी डिसाइड करेगी कि गाड़ी के लिए कितनी रेस देना ठीक है, कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। तो ये बहुत तसल्ली और समझदार ड्राइवर्स के लिए CVT बनाया गया है कि जिनको तसल्ली से चलना है, प्यार से चलना है, और 15 साल तक भी एक गाड़ी रखनी है अपनी, और गियर बॉक्स से कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, गियर बॉक्स में कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये उस कैटेगरी का गियर बॉक्स है जहाँ पे आपको एवरेज भी देगा, आपको रिलायबिलिटी भी देगा, लेकिन आप इससे परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट करिए, आप इससे चलते रहिए, बस कोई दिक्कत नहीं देगा आपको ये। तो आपको CVT समझ आया है ना कि CVT है क्या। और अब आते हैं बात टॉर्क कन्वर्टर के ऊपर। अब टॉर्क कन्वर्टर जितना भी है, मतलब आप इसका नाम सुनो, टॉर्क को ये कन्वर्ट कर रहा है आगे गियर्स में। तो आप जितनी भी SUVs देखेंगे, जो भारी वेट की गाड़ियां हैं, जब वहाँ पर ऑटोमेटिक लगाने की बात आती है तो ज़्यादातर वहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर की गाड़ियाँ होती हैं। जब डीजल इंजन जितना हाई टॉर्क निकालता है, जब वहाँ पे आपको कोई गियर बॉक्स चाहिए होता है तो वहाँ पर टॉर्क कन्वर्टर आपको दिया जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी कम होती है, लेकिन रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इनकी जो गाड़ियों में टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है उसमें कोई भी ऐसा कोई खर्चा आता नहीं है। अगर आएगा, अगर आपने बहुत ही गाड़ी के साथ अब अब्यूज़ कर रहे हो, तब आपको 2-3 लाख रुपए का गियर बॉक्स वो चेंज करवाना पड़ेगा। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। अब उसके बाद किसका नंबर आया, अब बात आती है CNG की। आप किसके साथ CNG लगवा सकते हैं? तो हर पेट्रोल गाड़ी के साथ CNG लगवाई जा सकती है, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ कर रखा है कि हाँ भाई इस गाड़ी में CNG लग जाएगी। अब गाड़ियों में भी 2 तरह की गाड़ियाँ आती हैं कि भैया एक तो आती है आपकी टर्बो वाली, एक नॉन टर्बो वाली। तो कई बार टर्बो वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर थोड़ी लेट आती है या तो फिटिंग CNG, या कि कोई गाड़ी CNG कंपैटिबल नहीं होती है।
आपकी जो गाड़ी है वो सीएनजी से कंपैटिबल होनी चाहिए। गियर बॉक्स इतना फ़र्क नहीं डालेगा, क्योंकि मेन तो आपको सीएनजी आपके गियर पर जाएगी, आपके इंजन पे जाएगी। बाद में उसको गियर जो उसकी पावर को यूटिलाइज़ करके निकालेगा वो एक सेकेंडरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर आपको अगर सीएनजी आप लगवा रहे हो तो फिर आप समझ लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो। फिर आप बाकी चीज़ें मत देखना कि आपकी जो एएमटी गाड़ी है उसके अंदर सीएनजी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सीवीटी गाड़ी है, सीएनजी होंडा लगा के देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की ड्यूअल क्लच गाड़ी है, कंपनी में कोई लगा के नहीं देगा आपको, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी आती है। जब परफॉर्मेंस के लिए आपने गाड़ी ली है तो भैया सीएनजी में परफॉर्मेंस कौन लेता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आपने टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी ली है तो फिर ये समझना भाई टॉर्क कन्वर्टर में सीएनजी कौन लेता है। तो ये कंपनियों के लिए थोड़ा सोचना मुश्किल होता है कि भाई ऐसा कौन ही लेगा, इसलिए आज तक वो गाड़ियाँ कभी आई भी नहीं। लेकिन लोगों ने बाहर से अपनी हर तरह के गियर बॉक्स में सीएनजी लगवा रखी है और उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा चलना है, सिटी में चलना है और एवरेज चाहिए। तो गियर बॉक्स मना थोड़ी कर देगा, आप प्यार से चलते रहो, चलता रहेगा, वो आपका एवरेज देता रहेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपका गियर बॉक्स कौन सा है। ईसीवीटी जो आपकी हाइब्रिड गाड़ी है उसके अंदर सीएनजी नहीं लगेगी, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी बैटरी के साथ है और पेट्रोल इंजन है। लगाने वाले उसके अंदर भी लगा सकते हैं, अगर कोई अच्छा है जानकार तो उसके अंदर भी वो ईवी भी कर देगा, सीएनजी भी कर देगा और उसको वो भी कर देगा। लेकिन उसमें है नहीं ऐसा कोई केस, इतना कोई पागल नहीं है जो हाइब्रिड गाड़ी के अंदर सीएनजी लगवाएगा। तो आप किसी भी अपने गियर बॉक्स के अंदर सीएनजी लगवा सकते हैं, क्योंकि सीएनजी जब आपके दिमाग में आ रहा है तो मतलब अब आप एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप प्यार से गाड़ी चलाएंगे, ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे और तमीज़ से गाड़ी चलाएंगे, ये उम्मीद की जा रही है आपसे, तब आपके लिए ज़्यादा एकदम बेहतर रहेगा। अब आती है बात सेकेंड हैंड मार्केट की। सेकेंड हैंड मार्केट में गाड़ियाँ लेते टाइम किस गियर बॉक्स की गाड़ी आप ले रहे हो तो क्या ध्यान रखना है। देखो, अगर आपको उसमें दो चीज़ें देखनी है कि गाड़ी पुरानी कितनी है, गाड़ी चली हुई कितनी है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भैया गाड़ी में क्या दिक्कत आएगी और गाड़ी किस जगह की चली हुई है, मतलब शहर की गाड़ी चली हुई है या गांव की गाड़ी चली हुई है। इसमें भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अभी हम एक एक फैक्टर करके बात करते हैं। जैसे मान के चलो आप एएमटी गाड़ी कोई लेने जा रहे हो और वो गाड़ी 20,000 चली हुई है जेन्युइन कंपनी रिकॉर्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो गाड़ी। दिल्ली में चली हुई है, अगर दिल्ली के ट्रैफिक में, गुड़गांव के ट्रैफिक में चली हुई है तो समझ के चलना कि आपको अगले 10,000 में या 15,000 में या कुछ टाइम में आपको उस पर 10-15 हज़ार रुपये क्लच के ऊपर शायद लगाने पड़ जाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको गियर बॉक्स भी पूरा कंप्लीट ख़राब हुआ, चेंज हुआ, तो भाई लाख रुपए में आपका या 80-90 हज़ार रुपये में आपका गियर बॉक्स चेंज हो जाएगा। ये आपको पता चल गया एएमटी गाड़ी के लिए, जो मारुति में ज़्यादा आती हैं। उसके बाद गाड़ी आती है ड्यूअल क्लच की। ड्यूअल क्लच की गाड़ियों की जो रीसेल वैल्यू है वो मुझे पर्सनली मेरे हिसाब से कम होती है, क्योंकि पहली बात ये गियर बॉक्स बहुत कॉस्टली है। दूसरी बात, जो आदमी सिटी के अंदर ड्यूअल क्लच की गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चला चुका है तो उसका गियर बॉक्स तो लगभग समझ लेना आप जा चुका होगा। आपको कुछ टाइम के बाद उसमें गियर बॉक्स चेंज करवाना पड़ेगा, अगर आपकी भी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो। अगर आपकी रनिंग कम है, मतलब आपको बहुत ही ओकेजनली कभी कभार गाड़ी चलानी है और ट्रैफिक नहीं है, तो फिर तो आप चलाते रहोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन आप अगर ड्यूअल क्लच की गाड़ी सेकेंड हैंड में ले रहे हो तो आपको उसका रेट कम मिलना चाहिए। अब आती है बारी सीवीटी की। सीवीटी का मेन खेल होता है कि भैया गाड़ी का सर्विस टाइम टू टाइम, उसका जो सीवीटी ऑयल था क्या वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। होंडा के अंदर सीवीटी आता है और भी काफ़ी कंपनियां हैं उनके अंदर सीवीटी आता है। सीवीटी गियर बॉक्स भी अगर ख़राब निकला तो भी आपको 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे। तो आपको जब सीवीटी गियर बॉक्स की गाड़ी आप चेक कर रहे हो तो किसी अच्छे मैकेनिक से या किसी सर्विस सेंटर वाले से एक बार उसकी टेस्ट ड्राइव करवा लेना कि भैया उसकी सीवीटी बेल्ट स्लिपेज और उसका जर्क चेक कर लो, क्योंकि सीवीटी के अंदर जर्क नहीं होते हैं। अगर जर्क आ रहा है तो मतलब प्रॉब्लम है, और सीवीटी गियर बॉक्स एक बार गया तो 2-3 लाख रुपए आपके लेके जाएगा। तो अगर आप सीवीटी की गाड़ी ले रहे हैं और आपको ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है, सिटी में चली हुई गाड़ी है तो कोई इतनी खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि वो प्यार से ही चली होगी वहाँ पे गाड़ी तो। लेकिन गाड़ी अगर किसी ऐसे आदमी के हाथ में रही है जो बहुत गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो वो सीवीटी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो सीवीटी की भी आपको जो रीसेल वैल्यू है वो एक तरीके से कम हो जाएगी अगर उस गाड़ी के साथ आपकी सर्विसिंग टाइम टू टाइम कंपनी से नहीं हुई है और अगर उस गाड़ी को बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक दिया जा चुका है। वैसे अगर इस गाड़ी को आप 3 लाख 4 लाख किलोमीटर भी अगर तमीज़ से चलाओगे सीवीटी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन सामने वाले ने कैसी चलाई है वो आपको नहीं पता ना। अब अगला आता है गाड़ी के नंबर टॉर्क कन्वर्टर का।
तो टॉर्क कन्वर्टर के अंदर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आप टॉर्क कन्वर्टर की गाड़ी को कभी भी उठा सकते हो सेकेंड हैंड में, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं। अगर प्रॉब्लम उसके अंदर आई या हुई तो भी वो पूरा कंप्लीट आपका गियरबॉक्स 2-3 लाख रुपए का चेंज होगा और फिर कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जो सबसे सेफ ऑप्शन है आपके इसके अंदर सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर, मैं वो कहूँगा वो टॉर्क कन्वर्टर है। टॉर्क कन्वर्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। उसके जो नीचे आएगा मैं उसको मानूंगा AMT को, क्योंकि AMT के अंदर खर्चा आएगा तो बहुत लिमिटेड खर्चा है वो। उसके नीचे मैं मानूंगा CVT को और सबसे नीचे मानूंगा मैं ड्यूल क्लच को। तो जब आप नई गाड़ी ले रहे हो तो आपने नई गाड़ी ऑटोमेटिक बेचने के लिए नहीं ली है, आपने अपनी सहूलियत के लिए ली है। तो आप उससे सहूलियत ले चुके हैं, अब आप उसको बेचने जा रहे हैं तो सेकंड पर्सन को रेट उसका कम मिलना चाहिए। फिर आप उससे पैसे एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं उससे पैसे भी ले लूँगा ना। आपने उससे जो अपना पैर का खर्चा था, अपने जो पैर था आपने उसको बचा लिया है, तो वो कॉस्ट आपकी वो लगेगी उसके अंदर। अब इसके अंदर आपको कोई और डाउट आ रहा हो तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मैं दे दूंगा। और ECVT के बारे में और आपकी EV के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो एक डिटेल्ड टॉपिक है, उसका मैकेनिज्म काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो देखोगे तो गाड़ी का एक्सपर्ट बना दूंगा।